वेलकम टू अध्ययन जंक्शन। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड कर चुके थे। 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन अब हम उसके आगे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन से 61 क्वेश्चन नंबर 61। वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित एवं व्यवस्थित रूप में चिंतन किया जाता है क्या कहलाता है। वो मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है मानसिक प्रक्रिया में वो बतानी जिसमें हम संगठित और व्यवस्थित रूप से चिंतन करते हैं तो वो क्या कहलाती है। वो तर्क कहलाती है। जिसमें हम मानसिक प्रक्रिया जिसमें संगठित तथा व्यवस्थित रूपों में चिंतन किया जाता है वो तर्क कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 62। बालकों कि वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन करने में सामर्थ होता है कहलाती है मानसिक स्वास्थ्य। ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63। जब बालक किसी तथ्य कार्य को दूसरे बालक के तथ्य या कार्य को देखकर उसकी तरह सीखता है तो यह सीखने की कौन सी विधि कहलाती है। या सीखने या निरीक्षण विधि कहलाती है। निरीक्षण करके वो बालक सीखता है। क्वेश्चन नंबर 64। अन्य बातों के समान होने पर बालक कई बार अभ्यास करते करते कई चीज़ सीख ले तो सीखने की यह विधि थॉर्नडाइक की किस विधि के अंतर्गत आती है। यह विधि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल विधि दिया था उसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 65। जब एक कुत्ते के सामने पहले घंटी बजाई जाती है फिर उसी के सामने भोजन का टुकड़ा दिया जाता है और कुत्ता लार स्राव करता है। यह प्रक्रिया कई बार होने के बाद प्रयोगकर्ता द्वारा घंटी बजने की बिना भोजन दिए ही कुत्ते द्वारा लार स्राव करना कौन से सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह पावलोव ने सिद्धांत दिया था। उस सिद्धांत का नाम था संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। इस सिद्धांत में पावलोव ने कुत्ते का इस्तेमाल किया था, यूज़ किया था। फिर उसी से बताया था कि संबंध प्रतिक्रिया मतलब कुछ उसके सामने अगर हम बार बार वो खाना रखते हैं तो संबंध स्थापित करता है उससे, तो इसी वजह से वो लार टपका रहा था। पावलोव द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 66। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अनुकूलन क्रिया का विभाजन किन दो उप प्रक्रियाओं में किया। पहला है आत्मसातकरण एसिमुलेशन और दूसरा है व्यवस्थापन अकोमोडेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 67 करते हैं। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित तीसरी अवस्था क्या कहलाती है। अब इसमें तीसरी अवस्था का नाम पूछा है। उस अवस्था का नाम होता है मूर्त संक्रियात्मक काल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड। पियाजे जी ने 4 अवस्थाएं दी थी। कल भी बताया था, ये क्वेश्चन कल भी रिपीट हुआ है। तो इस पहली अवस्था थी सेंसरी मोटर स्टेज जो हमारी बर्थ से 2 ईयर तक चलती थी। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल पीरियड जो 2 से 6 वर्ष तक चलती थी। फिर थर्ड थी मूर्त संक्रियात्मक जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और फिर फोर्थ थी औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन जो 11 और उससे ऊपर चलती थी। अब क्वेश्चन नंबर 68। बालक में पाए जाने वाले जन्मजात अभिप्रेरक के नाम बताइए। अब ये जन्मजात अभिप्रेरक बहुत से होते हैं जैसे भूख प्यास नींद होमियोस्टेसिस तापक्रम का नियमन मृतक व्यवहार काम पलायन युवित्सा जिज्ञासा कीड़ा हास विनोद आदि ये बहुत प्रकार की होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 69। प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो बराबर भागों में बांटता है कहलाता है मध्यांक। इसे मध्यांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अधिगम धारणा पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं। ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन नंबर 71। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है व्यक्तिगत अभिप्रेरक। क्वेश्चन नंबर 72। वह शक्ति जिसके कारण व्यक्ति अपने कार्य को करने या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है क्या कहलाती है। ये कहलाती है प्रेरणा।
क्वेश्चन नंबर 73, सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है कहलाती है सीखने का वक्र। अब क्वेश्चन नंबर 74, जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत अंतिम अवस्था किसे मानी है? अंतिम अवस्था है ये औपचारिक संक्रियात्मक, इसको इंग्लिश में भी बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशन पीरियड। ये 11 से और ऊपर एज की होती है। अब क्वेश्चन नंबर 75, सीखने की किस सिद्धांत के अंतर्गत संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है, ये गेस्टाल्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अब क्वेश्चन नंबर 76, सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड ने दिया था मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब क्वेश्चन नंबर 77, एक ऐसा उत्पादक चिंतन जिसमें किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से संगठित समायोजन किया जाता है कहलाता है। अभी ये क्या कहलाता है, यही इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो ये तर्क कहलाता है। सीएटी का निर्माण किसने किया था? अब सीएटी का निर्माण लियोपोल्ड बेलाक ने किया था, और कब किया था? 1948 में किया था। अब क्वेश्चन नंबर 79, सीखने से संबंधित प्रभाव के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? सीखने से संबंधित थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 80, वह व्यक्ति जिसके कारण व्यक्ति किसी कार्य को करते या ना करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाती है अभिप्रेरणा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर देख लेते हैं। पर 81 देखिए, अब 81 क्या कहता है? व्यक्तित्व का वह प्रकार जिसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे लोगों, समाज के अन्य लोगों के प्रगति के लिए सोचकर कार्य करता है, क्या कहलाता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। अब ये बहिर्मुखी वाला व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ऐसा सोचकर कार्य करता है। व्यक्तित्व के 3 भी प्रकार बताए थे, कल ही हमने किया था। यूंग ने 3 प्रकार बताए थे, कौन कौन से? अब बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और तीसरा क्या था? तीसरा आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए क्या था। 82, नियमित दिनचर्या, सबके साथ समायोजन, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्ममूल्यांकन की क्षमता किसका प्रमुख लक्षण है? ये सब अच्छे व्यक्तित्व का, जो अच्छे व्यक्तित्व वाला होता है वो सबके साथ समायोजित कर लेता है, उसमें आत्मविश्वास होता है, वो परिपक्व होता है, उसमें अपना आत्ममूल्यांकन करने की क्षमता होती है, वो दूसरों के कहने से भटकता नहीं है। वो अच्छे व्यक्तित्व के ये सारे लक्षण हैं। अब 83 में क्या है देखते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? अब बाल्यावस्था की इसमें वर्ष पूछा है। बाल्यावस्था हमारे 6 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। शिक्षाविदों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा है। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की किन 2 प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? ये देखिए, संवेदी पेशी अवस्था, ये फिर से रिपीट हुआ, सेंसरी मोटर स्टेज, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब 85, पूर्व ज्ञान विषय वस्तु, शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा व प्रेरणा आदि किसे प्रभावित करने वाले कारक माने जाते हैं? ये सब अधिगम को प्रभावित करते हैं। पावलोव द्वारा अपने प्रयोग में पहले घंटी बजती थी, फिर भोजन दिया जाता था। यह प्रक्रिया कई बार होने में अंत में पाया गया है। पावलोव ने किस पे किया था? ये कुत्ते पे किया था। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, पावलोव द्वारा प्रयोग के संदर्भ अंत में अंकुरण होना पाया जाता था, तो उसमें हमने भी बताया था कि कुत्ते द्वारा अंकुरण किया जा रहा था, इसीलिए वो बार बार उसका लार टपक रहा था। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब इसमें ये मानसिक आयु का संप्रत्यय बीने ने दिया था। अब बुद्धि लब्धि, अगर हमारे पास मानसिक आयु और वास्तविक आयु है तो हम बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे? देखते हैं।
अगर हमारी मानसिक आयु 11 है और वास्तविक आयु 10 है तो हमारी बुद्धि लब्धि हो जाएगी 110। तो ये बालक समान बुद्धि लब्धि का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 88, सृजनात्मकता से क्या आशय? सृजनात्मकता का अर्थ मौलिकता से लिया जाता है। मौलिकता मुक्त सहचर है। सृजनात्मकता में सहचर के तत्वों का मिश्रण रहता है। उस कार्य को सृजनात्मक कार्य कहते हैं जिसके कार्य का परिणाम नवीन है। यहाँ पर नवीन महत्वपूर्ण शब्द है सृजनात्मकता में। अब क्वेश्चन नंबर 83, व्यक्तित्व की परिभाषा लिखिए। मन के अनुसार व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के स्वरूपों, रुचियों, अभिवृत्तियों, संघटकों, योजनाओं तथा अभिरुचियों के सबसे अधिक लक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती है। और आज का अंतिम प्रश्न, रोर्सा प्रशिक्षण विधि को किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था? ये थे मनोवैज्ञानिक हर्मन रोर्सा, जो 1960 में आरंभ किया था। अब आगे के प्रश्न जो बचे हैं वो हम अपनी लास्ट पार्ट में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।